हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इकोनॉमी के सेक्शन में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक इंडेक्स के बारे में। यहाँ हम डिफरेंट इंडेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें रिलीज़ कौन करता है, कौन सी मिनिस्ट्री उन्हें रिलीज़ करती है, उन इम्पॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हर एक इंडेक्स बेस्ड है कुछ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर। कि एक इंडेक्स लिया तो वो कुछ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को लेते हैं, उसके ऊपर वो इंडेक्स बन रहा होता है। तो वो हमें बताते हैं उस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्रोथ में उसका रोल आ रहा है, डिक्रीजिंग वे में रोल आ रहा है, किस तरीके से रोल आ रहा है। सो लेट्स बिगिन अवर सेशन। So here the first one is index of industrial production जिसका बेस ईयर है 2011-12। स्टूडेंट्स आपको बेस ईयर ज़रूर से याद रखने हैं क्योंकि अलग अलग इंडेक्स के अलग अलग बेस ईयर होते हैं, काफ़ी के सिमिलर भी हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर इट, क्योंकि क्वेश्चंस में आ सकता है, क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में नीचे में से दिए गए कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। तो उसमें से एक आ सकता है कि क्या आईआईपी का बेस ईयर 1998, 1987, 1988 है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि नहीं, अभी उसका चेंज होकर के 2011-12 कर दिया गया है। सो आप सभी के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये बेस ईयर क्या भला है, आखिर में इसी आईआईपी से रिलेट कैसे करती है। सो बेस ईयर इज सिलेक्टेड where economy is stable, not affected by एनी क्राइसिस और पेंडेमिक। तो हम बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं तो किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं कि उस साल में कोई भी क्राइसिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी पेंडेमिक नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का। हम 1999 को क्यों नहीं सिलेक्ट करें, हम 2008 को क्यों नहीं सिलेक्ट करें, 2008 में आपको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। हम 2020-19 ये सब कुछ सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, पेंडेमिक चल रहा था। तो उस टाइम पे हम ऑब्वियस हैं दैट हमारी इकोनॉमी डाउन चल ही रही होगी क्योंकि वो क्राइसिस फेस कर रही थी, क्योंकि वो पेंडेमिक फेस कर रही थी। हम कोई ऐसा हाई टॉप वाला, जब हमारी इकोनॉमी एकदम हाई लेवल पे थी, वो भी ईयर भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो ये वी हैव टू सिलेक्ट कि एक स्टेबल ईयर होना चाहिए जहाँ पे इतने टॉप एंड डाउन एलिमेंट्स ना प्ले कर रहे हो हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करने के लिए। बिल्कुल सही क्लियर पिक्चर हमें पता चलना चाहिए, तब हम जान पाएंगे कि ओके इस इंडस्ट्रीज़ जो इस ग्रुप में है, जो इस इंडेक्स में जितनी इंडस्ट्रीज़ का ग्रुप लिया गया है, उनका क्या रोल निकल के आ रहा है। आपको कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है। सो येस, होप बेस ईयर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मूविंग अहेड, IIP is an indicator that measure the changes in volume of a production of industrial product during a given period। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी एक गिवन पीरियड में कुछ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वॉल्यूम कितना रहा है, उसको कंपेयर करने का ये तरीका है या ये एक मेज़रमेंट है। जून मंथ का हम कंपेयर कर रहे हैं, हमने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ली, उनका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 100 यूनिट था। जुलाई मंथ में हमने देखा कि उनका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 200 हो गया है। तो हम मेज़र कर रहे हैं कि इसमें चेंज आया है, यहाँ पे 100 से 200 यूनिट यानी इंक्रीमेंट हुआ है 100 यूनिट्स का। सो उस चीज़ में, उस मेज़रमेंट में हमें आईआईपी हेल्प करता है। Now you should remember the fact that it is compiled and published by National Statistical Office, which comes under Ministry of Statistics and Program Implementation. So इसे पब्लिश करने का काम किसका है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आईआईपी को पब्लिश किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ को कंप्राइज करता है, अभी तक मैं आपको कह रही थी एग्जांपल लेके कि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। सो विच ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री दे आर, इफ़ वी ब्रॉडली क्लासीफाई देम देन दे आर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आपको याद रखना है कि पर्टिकुलर इंडेक्स कौन सी इंडस्ट्रीज़ को कवर कर रहा है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कवर्स माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, E. So it covers माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। यूज बेस्ड सेक्टर देख लिए जाए तो बेसिक गुड, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ ऑफ 8 कोर सेक्टर्स का। 8 कोर सेक्टर्स में से सेक्टर है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल,
नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र। सो ये 8 कोर सेक्टर्स के मैंने आपको नाम बताए हैं। आप इसे याद रख सकते हैं किसी शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। इन 8 कोर सेक्टर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इनका एक पर्टिकुलर इंडेक्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम इन्हें क्यों देख रहे हैं? बिकॉज ये जो 8 इंडस्ट्रीज हैं, जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री हम IYP पे लेते हैं, उसमें से ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का रोल 40.30% का है। कितना है? 40.30% का वेटेज ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का है। सो आप समझ सकते हैं कि अगर 8 कोर इन सेक्टर्स जो हैं, इनका इंडेक्स अगर हम देख लें और हम देखें कि इनका इंडेक्स अबव जा रहा है, टॉप जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इंडेक्स ऑफ IIP यस इसका भी क्या होगा? अब जा रहा होगा। अगर हम देखते हैं 8 कोर सेक्टर का इंडेक्स नीचे जा रहा है, यानी IIP भी नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज 40.30% ये 8 कोर सेक्टर्स का वेटेज IIP के अंदर 40.30% है। यहाँ पे ये IIP का टॉपिक पूरा होता है। इसके अंदर आपको इतना ही याद करना है, ये सारे फैक्ट्स जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। So, our next index is wholesale price index. It measures the change in prices of goods sold and traded in bulk. Do remember that it are traded in bulk by wholesale businesses to other businesses. सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? होलसेल बिजनेस की बात कर रहे हैं। एज यू ऑल नो, इंडस्ट्री से गुड्स डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं आता है। काफ़ी सारे जो मिडल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, और वहाँ पे होलसेल बिजनेस एक मेजर रोल प्ले करते हैं। इंडस्ट्री से ख़रीदते हैं और फिर वो रिटेल मार्केट में बेचते हैं, रिटेल बिजनेसमैन को बेचते हैं और फिर रिटेल के द्वारा हम तक पहुँचता है। सो यहाँ पे इस इंडेक्स में मेज़र किया गया जाता है उन प्राइस चेंजेस को जो कि होलसेल बिजनेसेस देखते हैं। जैसे कि होलसेल बिजनेसमैन ने कितने प्राइस पे परचेज़ किया, कितने प्राइस पे वो सेल आउट कर रहे हैं, उससे डील करता है ये इंडेक्स। It is published by the Office of Economic Advisor, that comes under Ministry of Commerce and Industry. So you have to remember it, that wholesale price index is being published by Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. It used to be, इसे एक इन्फ्लेशन इंडिकेटर के तरह से यूज़ किया जाता था पहले, कि अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, इट मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन हो रहा है कंट्री के अंदर। बट इसका ये क्रिटिसिजम्स होने लगा कि दिस इंडेक्स डज नॉट इंडिकेट द प्राइजेस एट विच जनरल पीपल आर परचेजिंग। ठीक है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो क्या होता है, हमें रिटेल प्राइस में मिलता है। एंड यू ऑलमोस्ट लो कि बल्क में जब परचेज़ किया जाता है तो वो काफ़ी कम रेट में मिलता है, और होलसेल जितने ज़्यादा मिडल मैन आते हैं तो उतनी ही ज़्यादा वो अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाते जाते हैं। तो होलसेल क्या होता है, जो होलसेल बिजनेसमैन होता है वो इंडस्ट्री के बाद फर्स्ट चेन में ही आ जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन किसी का लगा नहीं होता है, एक इंडस्ट्री अपना लगाती है, तो उन्हें वही प्राइस सफ़र करना पड़ता है, और जो बल्क में लेने की वजह से उन्हें डिस्काउंट में मिल जाता है। तो वहाँ पे तो वो प्राइस क्लियर पिक्चर नहीं दिखाती है हमारी इकोनॉमी का, जहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि कंज्यूमर के ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए हम जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं वो बेहतर तरीके से नहीं हो सकती है। सो यहाँ पे मेजर क्रिटिसिज्म यही बताया जा रहा है कि दिस इंडेक्स डज नॉट कंटेन द प्राइस the price at which general public purchase, because they do not purchase at wholesale price. Do you remember the base year of it, which has been revised from 2004-5 to 2011-12? in 17 में ही इसका बेस ईयर 2011-12 कर दिया हमने। आगे ही IIP का देखा, उसका भी बेस ईयर 11-12 था, और होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी 11-12 है। प्लीज़ आप पुराने डेटा के साथ कन्फाइंड ना रहें। 2004-5 अब नहीं रहा है, अपडेट हो चुका है 2011-12। So what does the wholesale price index comprise of? So it constitutes the industries that sells primary articles
फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज 22.6 है, फ्यूल एंड पावर का 13.2, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ हाईएस्ट वेटेज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स दैट इज़ ऑफ 64.2। सो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग का मेजर वेटेज होता है WPI के अंदर, सो दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. So here comes the most important index, that is consumer price index, CPI. It measures retail inflation in economy by collecting the change in prices of most common goods and services used by consumers. So consumers के द्वारा जितनी भी goods and services यूज़ की जा रही है उनके प्राइसेस में क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में ही CPI बता रहा होता है. CPI is different from WPI, that is wholesale price index, that we discussed earlier. So there are four kind of CPI number that is being collected: CPI for industrial workers, CPI for agricultural labor, CPI for rural labor, and CPI for urban नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़. सो यहाँ पे दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ का रोल आ जाता है जो इन सभी इंडेक्स को पब्लिश करते हैं. डू रिमेंबर, ये आपके अंदर कंफ्यूज मिक्सअप नहीं हो जाना चाहिए. CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, इट इज़ बीइंग पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस, while the other one, that is CPI for industrial worker, agricultural labor and rural laborers, it is being published by labor bureau that comes under ministry of labor. So CPI के अंदर हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा इंडेक्स जारी किए जा रहे हैं, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आने वाला लेबर ब्यूरो भी कुछ इंडेक्स पब्लिश करता है. CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, मिनिस्ट्री ऑफ SPI दैट इज स्टेटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा कलेक्ट एंड पब्लिश किया जाता है, जबकि लेबर ब्यूरो जितनी भी लेबर वर्क्स के द्वारा रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर्स, उनके बारे में वो पब्लिश करता है. So if we discuss uses, it's help us to calculate the inflation level. Inflation level कितना रहा है हमारी इकोनॉमी में, to compute the cost of living. cost of living compute करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ऑब्वियसली कंज्यूमर कितना परचेस करता है, उसकी परचेसिंग पावर कितनी कैपेसिटी है, और उसके जरिए हम लगा सकते हैं कि कंट्री के करेंसी की परचेसिंग पावर कैपेसिटी कितनी है. अंडरस्टैंडिंग द रियल वैल्यू ऑफ वेजेस, सैलरीज एंड पेंशंस, इट हेल्प्स टू प्राइस रेगुलेशन. हमने आगे ही देखा कि WPI का एक क्रिटिसिज्म हो रहा था, और वहाँ पे हमने समझा था, दो रीजंस मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि RBI जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहती है तो उसकी पॉलिसी में वो बेटर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था. यानी प्राइस रेगुलेशन में WPI की इंडेक्स को देख करके जो पॉलिसी बनाते थे वो ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती थी, बट CPI को देख करके जितनी भी पॉलिसी बन रही हैं वो प्राइस रेगुलेशन में हेल्प करती हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि हम देख रहे हैं कि वो कंज्यूमर से लिया जा रहा है, कंज्यूमर से क्या प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं. जब भी आपको पता है कि जो RBI जो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है, वहाँ पे रेपो रेट को बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, कम करना है, क्या करना है, वो इंडेक्स को, CPI इंडेक्स को देख करके लिया जाता है. अगर CPI इंडेक्स बहुत ज़्यादा जा रहा है, यानी हम समझ पाएंगे कि जो हमारे कंज्यूमर हैं उनकी परचेसिंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वी नीड टू इंक्रीज़ द रेपो रेट. रेपो रेट इंक्रीज़ करने से मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी. ये कॉन्सेप्ट मैं आगे के वीडियोज़ में समझा चुकी हूँ. प्लीज़ आप जाइए बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज के वीडियोज़ को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए. So yeah, CPI helps for price regulation. This is the most important use of it. It provides insights of consumer spending capacity, and इसका जो कैलकुलेशन होता है, it is as per the base year which is used as benchmark. The price change pertains to that year. यानी बेस ईयर में जो चेंज हुआ उसकी कंपैरिजन, मतलब बेस ईयर से लेकर के आज तक में जो कंपैरिजन हुआ वो मेज़र किया जाता है. सो इसकी फॉर्मूला क्या होगी? कॉस्ट ऑफ बास्केट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट इन द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. सो कॉस्ट ऑफ बास्केट आज के इस ईयर में 2023 में क्या रह रही है, फिर अगर हमारा बेस ईयर 2000 ईयर रहा तो उस टाइम पे क्या थी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम. सो
बेस ईयर हम यहाँ देख लेते हैं अलग अलग इंडेक्सेस के, जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर का 2001 है, एग्रीकल्चर लेबरर का 1986 1987 है, और यहाँ पे जो हमारे रूरल लेबर्स हैं उनका 1986 एंड 87 है. Now here, CPI consists of rural and urban area, CPI all. CPI ऑल करके जो इंडेक्स निकलता है वही हमने जो आगे देखा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो जारी करता है. वहाँ पे रूरल एंड अर्बन एरिया के जब कवर किए जाते हैं तो 448 कमोडिटीज़ ऑफ रूरल एरिया एंड 460 कमोडिटीज़ फ्रॉम अर्बन एरिया कवर किए जाते हैं. तो यहाँ पे कौन सी एरिया से ज़्यादा आपको दिख रहा है कवर करते हुए? अर्बन एरिया से. इसका बेस ईयर होता है 2012. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम प्राइस चेंजेस की बात करते हैं, बट किस चीज़ की, कौन सी कमोडिटी की प्राइस चेंज की बात करते हैं? सो दे आर फूड एंड बेवरेजेस विच कॉन्स्टिट्यूट 45.68%, हाउसिंग एंड रेंट विच फॉर्म्स 10.7%, अदर्स आर क्लोथ्स एंड फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन. आपको फूड एंड बेवरेजेस ज़्यादा याद रखना है. 45.68 सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है. और आप देखेंगे कि हम ये जो यूज़ कर रहे हैं इसी की वजह से अगर ऑयल प्राइस, क्रूड प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ठीक है इन वजह से इंक्रीज़ हो रहा होगा. किसी में ऑनियन में अगर ऑनियन के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए तो हम देखेंगे कि सीपीआई क्या हो रहा है, सीपीआई के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. फूड एंड बेवरेजेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है. आरबीआई बिफोर 2014 यूज्ड WPI एज एंकर इंडेक्स टू मीज़र इन्फ्लेशन. एंकर इंडेक्स उसे कहा जाता है जो इन्फ्लेशन को मीज़र करने के लिए हेल्प करें. तो पहले 2014 के पहले वो WPI यूज़ किया जाता था, बट उसकी क्रिटिसिजम्स के बाद, उसके जो कॉन्स पॉइंट्स हमने देखे, नेगेटिव पॉइंट्स देखे, तो उसके बाद आरबीआई ने कमेटी बिठाई थी और कमेटी ने उर्जित पटेल एक्सपर्ट पैनल कमेटी, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि आपको सीपीआई को यूज़ करना चाहिए एज एंकर इंडेक्स. सो आफ्टर 2014 आरबीआई इज़ यूजिंग सीपीआई एज अ एंकर इंडेक्स. तो अब ये आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर हमें इन्फ्लेशन मेज़र करना होता है तो हम सीपीआई इंडेक्स यूज़ करते हैं. I do not exactly remember in which year it was asked, but this was asked in one of the previous year paper of UPSC कि RBI इन्फ्लेशन के मेजरमेंट के लिए कौन से इंडेक्स को यूज़ करता है. सो द आंसर शुड बी CPI. यू माइट फील कि इंडेक्स के 4 इंडेक्स के वीडियोज़ के लिए मैम कितना लंबा वीडियो कर रही हैं, बट आई एम डूइंग इट फॉर यू ओनली कि अगर इंडेक्सेस को आप पढ़ रहे हो और मैं मेरी बोलने के द्वारा आपके दिमाग में लिंक हो जा रहा है, ठीक है. तो कई बार इन माई स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो आई हैव एक्सपीरियंस कि मेरे टीचर्स जो बोलते हैं तो कुछ फैक्ट्स मुझे ऐसे ही याद रह जाते, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मैं उन्हें रिवाइज़ कर लेती हूँ, वो मेरे दिमाग में रह जाते हैं. कई बार जब मैं क्वेश्चन कर रही होती हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि हाँ उनकी बात मेरे दिमाग में याद रह गई है. सो दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग दिस कि हाँ ठीक है आपके दिमाग में ये बैठ जाए, ये चीज़ें बैठ जाए. फाइन, कमिंग टू अवर टॉपिक्स. अब जो इंडेक्स हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़. ये 8 कोर सेक्टर्स के बारे में मैं पहले भी IIP पढ़ाते वक्त भी डिस्कस कर चुकी हूँ. इसका कंपाइलेशन और पब्लिकेशन किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है. इसका बेस ईयर 2011-12 है. ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हम पहले ही देख चुके हैं कि कौन सी होती हैं. यहाँ पे हम ये कोर इंडस्ट्रीज़ क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इंडस्ट्रीज़ आर टर्म्ड एज कोर इंडस्ट्रीज ओनिंग टू देयर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. इनके कोर इम्पैक्ट की वजह से कहा जाता है. वेटेज देखने जाएँ तो सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का होता है. मैंने इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है तो आप याद कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का होता है, उनसे कम इलेक्ट्रिसिटी, लेस देन दैट स्टील, coal, crude oil, natural gas, cement and fertilizer. With this, our video comes to an end. Hope you all enjoyed this session. हमारा चैनल अगर आपकी हेल्प कर पा रहा है किसी भी प्रकार से तो इसे सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए उन्हें शेयर करें. डू लाइक एंड कमेंट. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, डू कमेंट, डू आस्क मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.